नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेज से शुरुआत करते हैं। पिछले 2-3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं एरो इंडिया शो घूमने के लिए चला गया था, तो वहाँ पर वीडियो एडिट कर पाना और उसको अपलोड कर पाना संभव नहीं हो रहा था। लेकिन अभी मैं वापस आ चुका हूँ और अभी आपको रेगुलर बेसिस पर हमारी वीडियो मिलने वाली है। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस अवसर पर आप सभी के जो भी दुख दर्द है उन सभी को महादेव दूर करेंगे, ऐसा मैं प्रार्थना करूंगा। तो इसी के साथ ही हम आज की पहली अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि तेजस MK-1A की तरफ से है। और जब मैं एरो इंडिया में मौजूद था तभी ये बात कंफर्म किया गया था कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 50 तेजस MK-1A को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी इंडियन एयरफोर्स में 133 तेजस MK-1A को इंडक्ट करने की बात की गई है, जिसको अगले साल तक की इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा। इसी बीच DRDO की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर BK दास की तरफ से मीडिया से बात करते हुए बात कंफर्म किया गया कि अभी तेजस MK-1A में जो उत्तम एसा रडार को इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था उसमें कुछ चेंजेस करने का प्लान किया जा रहा है। और अभी तेजस MK-1A में उत्तम एसा रडार की एक विगर वेरिएंट को लगाने का प्लान किया जा रहा है, जिसके पास कम से कम 900 से ज़्यादा TR मोड मौजूद रहने वाले हैं। पहले इसमें जो उत्तम एसा रडार को लगाने का प्लान किया गया था, यानी कि उत्तम एसा रडार की Mark 1 वर्जन को इसमें इंस्टॉल करने की बात की गई थी और उसमें करीब 700 से 800 के बीच TR मॉडल मौजूद रहने वाले थे। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि उत्तम एसा रडार को हम चाहे तो स्केल अप पर डाउन कर सकते हैं, तो उस वजह से इसे आसानी से किसी भी फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। और अभी तेजस MK-1A में लगने वाली उत्तम एसा रडार की साइज को थोड़ा बड़ा करने का प्लान किया जा रहा है, जिससे इसकी डिटेक्शन रेंज और जैमिंग रेजिस्टेंस दोनों बेहतर होने वाली है। इसको तेजस MK-2 के लिए भी बनाए जाने वाले उत्तम एसा रडार के साथ कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन इसमें हालांकि फ्रंटल सेक्शन में थोड़े सिमिलरिटीज रहने वाला है। लेकिन तेजस MK-1A के लिए जिन उत्तम एसा रडार को भी बनाया जाएगा उसकी बैकवर्ड सेक्शन जो रहेगा वो तेजस MK-2 में लगने वाली उत्तम एसा रडार के मुकाबले थोड़ा अलग रहने वाला है। इसके अलावा अभी उत्तम एसा रडार को भारत एक्सपोर्ट करने का प्लान भी कर रहा है और जो भी इसे अपने फाइटर जेट में इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इसको खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के इसकी 2 से 3 स्केल्ड अप वेरिएंट को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें MK और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के लिए एक, तेजस MK-2 और MiG-29 के फाइटर जेट के लिए एक और Su-30 MK के लिए एक स्केल्ड अप वेरिएंट को बनाने का प्लान किया जा रहा है। अगले अपडेट पर जाने से पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। एरो इंडिया 2023 का एक छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया था, जिसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा जाके आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। होपफुली आपको पसंद भी आएगा। अगला अपडेट आर्चर UAV को लेके है और सच कहे तो इस बार की एरो इंडिया शो के दौरान काफ़ी सारे नए UAVs को और ड्रोन्स को हमको देखने को मिला था। इसी बीच DRDO की तरफ से डेवलप किए जा रहे आर्चर UAV को लेके भी एक अपडेट सामने आया था, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी जल्दी से इसकी एक वेपन ट्रायल को शुरू करने की बात की गई है। अभी के लिए DRDO की तरफ से कोई भी वेपनाइज्ड ड्रोन को बनाया नहीं गया था और कुछ साल पहले ही DRDO की तरफ से रुस्तम 1 को बेस करके आर्चर UAV को बनाने का प्लान किया गया था, जो कि हमारा पहला वेपनाइज्ड ड्रोन होने वाला है। अभी तक इसकी सभी फ्लाइट ट्रायल को तो कंप्लीट किया जा चुका था, लेकिन जल्दी से इसकी वेपन ट्रायल को भी टेस्ट करने की बात की गई है। इसको DRDO की तरफ से टर्की की बैरक्टर ड्रोन के साथ कंपेयर किया जाता है, जो कि आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया के बीच हुई लड़ाई और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई लड़ाई में काफी तबाही मचा था, जिसके बाद अभी इसको जल्दी से जल्दी तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी बताया जा रहा है कि इसका प्राइमरी कस्टमर इंडियन आर्मी होने वाला है और इसमें DRDO की तरफ से डेवलप किए गए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि रियल टाइम इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन, ट्रैकिंग और रिकॉनेंस कैपेबिलिटी देने वाला है। ये एक बार में ही करीब 12 घंटे तक ऑपरेट कर सकता है और इसको ऑपरेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक या एडिशनल कंट्रोल स्टेशन की भी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी और इसको हम आसानी से रुस्तम 2 के लिए डेवलप किए गए कंट्रोल स्टेशन से ऑपरेट कर सकते हैं। अगला अपडेट एक एयर डिफेंस सिस्टम को लेके है। इसको सबसे पहले डिफेंस एक्सपो 2022 में देखा गया था। इनफैक्ट इससे पहले भी कई छोटे छोटे डिफेंस एक्सपो के दौरान इसको देखा गया था, लेकिन सबसे पहले डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान इसको काफी सारा एक्सपोजर मिला था। अभी एरो इंडिया शो के दौरान भी इसको डिस्प्ले किया गया था। अब समर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको दरअसल एक जुगाड़ के तौर पर बनाया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का जो मेन क्लोज रेंज का वेपन अभी तक हुआ करता था वो R-73 मिसाइल था और आज तक हमने कई अलग अलग बैच में रशिया से हजारों की तादाद में इनको खरीद रखा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने जितने भी मिसाइल खरीदा है उन सभी को हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया है और इनकी भी हर प्रोडक्ट की तरह एक एक्सपायरी डेट आता है जिसको सेल्फ लाइफ कहता है। और खास करके जो रशियन मिसाइल्स होते हैं इनकी सेल्फ लाइफ काफ़ी जल्दी खत्म हो जाता है, जिसके बाद इनको एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करना सही नहीं माना जाता है।
ऐसे में या तो इनको नष्ट कर देना चाहिए होता है या फिर इनको अपग्रेड कर देना चाहिए, जिसके बाद फर्दर इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसको आमतौर पर हम लोग डिफेंस सेक्टर में टेक्निकली लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम कहते हैं। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसा ही कुछ किया गया था और इंडियन एयरफोर्स के मिसाइल आर्सेनल में जितने भी R-73 मिसाइल मौजूद था और उनकी सेल्फ लाइफ कंप्लीट हो चुका था, उन सभी को अभी एक बार फिर से लाइफ एक्सटेंशन करके एक ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से फायर करने का प्रोग्राम किया गया था, जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव एयर टू सरफेस मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको अभी एक शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, जिसको आज तक कई बार टेस्ट भी किया चुका है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किए गए सभी ट्रायल में इसको क्लियर किया जा चुका है। इसकी प्राइमरी टारगेट की बात करें तो ये लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर से लेकर ड्रोन्स तक हो सकता है, और जैसे कि इनको बस एक पुराने R-73 मिसाइल को अपग्रेड करके बनाया जा रहा है, तो इनकी एक्विजिशन कॉस्ट भी काफ़ी कम रहने वाली, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा भी होने वाला है, क्योंकि एक तो हम पुराने हो रहे मिसाइल को फिर से इस्तेमाल करने लायक बना रहे हैं और दूसरी तरफ हमको एक्स्ट्रा सिस्टम खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो इस सेगमेंट में समय एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करना कोई नुकसान की बात नहीं होने वाला, और अभी इन सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान भी किया जा चुका है और इसको क्लियरेंस भी दिया जा चुका है। तो इनको जल्दी से जल्दी इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने की प्लानिंग की जा रही है। अगला अपडेट उड़ान स्कीम को लेके। आप सभी को पता होगा देश भर में लगभग सभी छोटे बड़े शहरों को अभी एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए उड़ान स्कीम को लॉन्च किया गया था, लेकिन इस स्कीम के अंदर इस्तेमाल होने के लिए जिस तरीके की एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है वो हमारे पास मौजूद नहीं, क्योंकि हम छोटे रनवे से ऑपरेट करेंगे और छोटे छोटे शहरों को कनेक्ट करेंगे, तो वहाँ पर जो एयर ट्रैवल का डिस्टेंस रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे बड़े एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम चाहे तो ऐसे एयरक्राफ्ट को बाहर के मार्केट से इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्ट करने पर हर कोई चीज़ हमें महंगाई पड़ने वाला है, और ये उड़ान स्कीम की थीम को मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि उड़ान स्कीम का जो मेन मोटो है वो यही है कि हम देश के आम नागरिकों को कम कीमत पर ही एयर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कर सके। इसके लिए सबसे पहले तो जरूरी यही बात है कि हम खुद के एक एयरक्राफ्ट को डेवलप करें, जिसको अगेन हम लोग कम कीमत पर हमारे एयरलाइंस को प्रोवाइड करें, जिसके बाद वो कम कीमत पर हमारे लोगों को एयर सर्विस को प्रोवाइड कर पाए, जिससे ओवरऑल जो कॉस्ट होगा वो काफ़ी हद तक कम रहेगा। इसी वजह से नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से अभी एक रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जिसकी एक मॉडल को हाल ही में एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया गया था, और इसे डेवलप करने के लिए यूक्रेन की एंटोनोव कॉर्पोरेशन के साथ नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया, जिसमें हो सकता है ये साथ मिलकर आगे चल के इसको डेवलप कर सकते हैं। एरो इंडिया में शेयर किए गए कुछ डाटा के मुताबिक ये एक मीडियम कैटेगरी की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो सकता है, जिसमें सीटिंग कैपेसिटी 80 से 100 के बीच होने वाली है। इसमें ज़्यादातर चांसेस यही होगा कि इसमें टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसमें फ्लाई बाय वायर सिस्टम के साथ साथ सभी मॉडर्न एवियोनिक्स और सेफ्टी इक्विपमेंट मौजूद रहेंगे, और खास करके इसको मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाने का प्लान भी किया जा रहा है, जिससे इसे इजिली और लंबे समय के इंटरवल में मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, जिससे ओवरऑल मेंटेनेंस का कॉस्ट 50% के आसपास नीचे आ सकता है, जिससे एयरलाइंस को काफी फायदा होगा, और इससे हमारी जो टिकट के प्राइस रहेंगे वो भी काफी कम रहने वाले। इससे ओवरऑल जो फायदा होगा वो जनता तक पहुंच पाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।